मालव राज्य और हर्षवर्धन। गुप्त लोग हुनों को शक्तिहीन नहीं कर सके। दिनों दिन उनका बल बढ़ता गया। अंत में उनके एक सरदार तुरामन ने सन 500 ईस्वी में मालवे पर अधिकार कर लिया। इस तरह और भी कई राज्य उसके अधीन हो गए। सन 502 ईस्वी में उसके मरने पर उसका पुत्र मिहिरकुल राजा हुआ। वह स्वभाव का बहुत दुष्ट और निर्दय था। इसने गुप्त वंश को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अंत में मालवा नरेश यशोधर्मन ने हुनों को मार भगाने की ठानी। मगध के बालादित्य नरसिंह गुप्त उसके सहायक हुए तथा और भी कई राजे इस उद्योग में शामिल हुए। सन 528 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ। मिहिरकुल बुरी तरह हारा और कश्मीर की ओर भाग गया। भारत से हुनों की जड़ उखड़ गई। यशोधर्मन। इस विजय से यशोधर्मन का प्रताप बहुत बढ़ गया और वह उत्तर भारत का राजा बन गया। उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उज्जैन में अपनी राजधानी बनाई। यशोधर्मन जैसा वीर था वैसा ही विद्वान भी था। बहुतों का कहना है कि यही वह सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य है जहां नवरत्न विद्वान थे और जिसकी कथाएं प्रसिद्ध हैं। अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य हैं या यशोधर्मन विक्रमादित्य। कोई कोई कहते हैं कि ईस्वी सन के 57 वर्ष पहले ही सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य मालवा के राज सिंहासन पर विराजमान थे। विक्रमाब्द। कहते हैं कि विक्रम संवत इसी यशोधर्मन का चलाया हुआ है, पर सच तो यह है कि विक्रम संवत के आरंभ में रहने वाले किसी विक्रम व विक्रमादित्य का पता नहीं लगता। कितनों का कहना है कि जो मालवाब्द पहले प्रचलित था वही हुनों के विजय करने पर विक्रम के नाम से चलाया गया। प्रभाकर वर्धन और राजवर्धन। यशोधर्मन के बाद मालवा की गद्दी पर कई राजा बैठे, पर वे सब के सब दुर्बल थे। उनके समय में कई अधीन राजा प्रबल हो गए। उनमें थानेश्वर का राजा प्रभाकर वर्धन मुख्य था। वह सन 575 ईस्वी में स्वाधीन हो गया। पीछे उसका पुत्र राजवर्धन राजा हुआ। कुछ काल के उपरांत मालवा के राजा ने राजवर्धन के बहनोई कन्नौज नरेश की हत्या कर डाली। उसकी खबर पाकर वह अपनी बहन राजश्री की रक्षा के लिए कन्नौज गया। मालवा के राजा को उसने हरा दिया। मालवा पर अधिकार जमाकर राजवर्धन ने बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु वहां पर वह मार डाला गया। हर्षवर्धन। राजवर्धन के मरने पर उसका छोटा भाई हर्षवर्धन राजा हुआ। वह थोड़े ही समय में सारे शत्रुओं को परास्त कर उत्तर भारत का राजा बन बैठा। मालवा पहले से ही उसके अधिकार में चला गया था। उसने चढ़ाई करके बंगाल को भी अपने अधिकार में कर लिया। कुछ दिन बाद नेपाल और कामरूप भी उसके अधीन हो गए। कन्नौज भी अपने हाथ में आ गया। अब हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और सुंदर सुंदर महलों तथा बगीचों से सजाया। सन 620 ईस्वी के लगभग हर्ष ने दक्षिण पर भी चढ़ाई की थी, पर वहां के राजा द्वितीय पुलकेशी के सामने वह ठहर न सका और उसकी दक्षिण विजय की आशा पूरी न हुई। चरित्र। हर्ष के जीवन में विफलता की यही एक घटना है। हर्ष भी यशोधर्मन के समान वीर, विद्वान और कवि था। उसने स्वयं रत्नावली नाम की एक नाटिका लिखी थी। उसकी सभा में ही कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे। हर्ष पक्का बौद्ध था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बौद्ध सन्यासियों की एक बड़ी सभा की थी, जिसमें हिंदू पंडित भी बुलाए गए थे। इस सभा के समय चीनी यात्री हुएनसेंग कन्नौज में ही था। हर्ष ने बौद्ध मठों और मंदिरों की संख्या बढ़ाई थी। वह बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म का द्वेषी नहीं था। हुएनसेंग। यह बौद्ध चीनी तीर्थयात्री सन 630 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने भारत के प्रायः सारे शहरों की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा विवरण में भारत के विषय में लिखा है, बौद्ध और हिंदू दोनों बिना ईर्ष्या द्वेष के साथ साथ रहते थे। लोग उदार और ईमानदार होते थे। वे अपनी शपथ और प्रतिज्ञा के पक्के होते थे। देश की अवस्था उन्नत थी। शासन शांति और सुव्यवस्था के साथ होता था। खेतिहर अपनी उपज का 6वां भाग कर में देते थे। टैक्स बहुत कम था। विद्या का प्रचार खूब था।
गया से थोड़ी दूर नालंदा में एक बहुत बड़ा मठ था जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। 634 ईस्वी में हर्ष ने एक बहुत बड़ी सभा की थी जिसमें 20 राजा आए थे और उन्होंने हर्ष की अधीनता स्वीकार की थी। लगभग 80 दिन तक खूब जलसा हुआ था, बेहिसाब दान पुण्य किया गया था और हर्ष ने सन्यासी का वेश धारण कर लिया था। हर्ष ने सन 607 से 648 ईस्वी तक राज्य किया। उसके बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो राज्य को संभालता। सारे देश में अशांति फैल गई और भारत का इतिहास कुछ काल तक अंधकार के गर्भ में पड़ा रहा।